एक चीज़ जो रजनीकांत भी आंसर नहीं कर सकते वो ये कि इंडिया में टोटल कितने लॉज है और कब कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। ऐसे में जब एक स्टूडेंट नई नई नौकरी के लिए निकलता है तो उसे इंपॉर्टेंट लेबर लॉज के बारे में पता ही नहीं होता। सीटीसी और इनहैंड सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं और हर साल उसे कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने ही चाहिए, इन सब चीज़ों का उसे कोई आइडिया नहीं होता। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज के बारे में जानेंगे जो हर ग्रेजुएट को, हर एम्प्लॉय को पता होने ही चाहिए। और आज की इस वीडियो में हमारी मदद कर रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर के ऋषभ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम ऋषभ जैन है। हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर, जिसका उद्देश्य है इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेबर लॉज की नॉलेज पहुंचाई जाए। तो जो भी स्टूडेंट अपना पढ़ाई आगे कंप्लीट करके जॉब लाइफ की तरफ जा रहे हैं, उनको लेबर लॉ की बेसिक्स जान लेना बहुत जरूरी है। लेबर लॉ बनाए गए हैं एम्प्लॉइज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प होगी। सबसे पहले आपको हेल्प होगी, अगर आप कोई नया जॉब करने जा रहे हैं तो उसका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप क्लियरली समझ पाओगे कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। प्लस आपने कई बार देखा होगा कि सीटीसी और जो आपको इन हैंड मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ये वाली सारी इश्यूज आप सॉल्व कर पाओगे। प्लस जब आप अपनी पे स्लिप देखोगे तो पे स्लिप में देखोगे इतने सारे डिडक्शन आखिर किस चीज के लिए हो रहे हैं। तो हम ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि इनकम टैक्स और डिडक्शन किस लिए हो रहा होता है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे डिडक्शन के बारे में जीरो आइडिया होता है। आज मैं कोशिश करके करने वाला हूं कि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट लेबर लॉस के बारे में बताऊंगा और उनकी पूरी समरी लेस देन 1 मिनट में एक एक एक्ट की मैं आपको बता दूंगा, जो इंडिविजुअली 100 पेज के एक्ट है। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 बोनस एक्ट बताऊंगा जिनको आप यूज करके अपने जॉब के टर्मिनेशन को, कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इंडिविजुअल एक्ट 100 पेजेस से भी बड़े होते हैं, लेकिन मैं उनको कोशिश करके 1 मिनट में समराइज कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें बता पाऊंगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एग्जाम में पेपर लिखने जा रहे हो, मैं आपको एक चिट बना के दे रहा हूं। उस चिट को यूज करके आप एग्जाम में पास तो हो जाओगे, लेकिन उसमें टॉप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है, आपको पता चल रहा है कि ये वाला एक्ट आप पर लग रहा है, आपकी कंपनी में लग रहा है और आपके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, प्रोबेबली हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें जो भी एक्ट्स के मैं नाम बता रहा हूं, हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल में उनके नाम बदलकर कुछ कोड्स उनकी जगह ले लें, लेकिन जो इन एक्ट्स का क्रक्स है, जो बेसिक बातें हैं, वो उन कोड्स में एज इट इज है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बदल जाएगा कोड ऑन वेजेस में, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं दैट विल रिमेन बी रिलेवेंट। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। एक्ट नंबर 1, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है, मिनिमम वेज गवर्न करता है कि कम से कम आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो, आपकी कैटेगरी क्या है, आप स्किल्ड हो कि नहीं हो, आप कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो और कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। सो फॉर मोस्ट केसेस आपको अपने स्टेट की मिनिमम वेजेस के बारे में पता होना चाहिए जब भी कोई आप एम्प्लॉयमेंट या जॉब लेने जा रहे हैं, और अपनी कैटेगरी के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको इतनी सैलरी तो कंपनी को देनी ही चाहिए। नंबर 2 एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये एक्ट ये बताता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी सैलरी कंपनी को आपको 7th ऑफ एवरी मंथ तक दे देनी चाहिए, नहीं तो इस पे बड़ा ऑफेंस लगता है। इसके अलावा एक्ट ये भी गवर्न करता है कि कौन से आपके डिडक्शन हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। कंपनी मनमाने डिडक्शन आपकी सैलरी से नहीं कर सकती। ये एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस गवर्न करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट हमको कहता है कि अगर सेम पोजीशन पर कोई जॉब है तो आप सेक्स के आधार पर या फिर कलर के आधार पर या कास्ट के आधार पर अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग सैलरी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अकाउंटेंट हायर किया है और सिमिलर पोस्ट के लिए एक फीमेल अकाउंटेंट को भी हायर किया है। दोनों की क्वालिफिकेशन, वर्किंग, सारी कुछ चीजें सेम है, लेकिन आप मेल अकाउंटेंट को 15,000 दे रहे हैं और फीमेल को 12, ये नहीं चलेगा। ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कहता है। अब फोर्थ एक्ट से बताने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर करने वाला हूं। तो जब भी आप अपना जॉब के लिए जाएं तो आपको 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो है आपकी वेज रेट, कॉस्ट टू कंपनी एंड नेट वेज। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो जो वेज रेट होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अनुसार ही आपकी नेट वेजेस जो आपको घर पे मिलेगी और कॉस्ट टू कंपनी डिसाइड होती है। तो इसका आप ऑर्डर समझिए। मिडल में रहेगा आपका वेज रेट। वेज रेट के ऊपर कंपनी बहुत सारे ऐसे खर्चे करती है या बहुत सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होती है जिसमें कंपनी को आपके बिहाफ पे पेमेंट करना पड़ता है। वो सारी चीजें जोड़ के कंपनी बना देती है कॉस्ट टू कंपनी। और कॉस्ट टू कंपनी की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। तो कंपनी ये भी कह सकती है कि हम आपके लिए ऊपर एसी का खर्चा करते हैं, वो भी हम कॉस्ट टू कंपनी में जोड़ सकते हैं। तो कंपनी जोड़ सकती है, उसमें कोई भी मनाही नहीं, क्योंकि लॉ नहीं है। तो सबसे ऊपर आता है सीटीसी,
मिडल में आता है वेज रेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड सबसे नीचे आएगा नेट वेजेस या इन हैंड। तो आपकी नेट वेजेस सबसे कम होती है और कॉस्ट टू कंपनी बहुत ज्यादा होती है। यार वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए आपकी कॉस्ट टू कंपनी 13,000 लेकिन आपको इन हैंड मिल रहा है मात्र 8,000, ऐसा कैसे होता है हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे। तो अब फोर्थ एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ये गवर्न करता है आपको जो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलना है और रिटायरमेंट के समय पेंशन मिलनी है, क्योंकि अब हम गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं ज्यादातर एम्प्लॉइज कि हमको सरकार फिक्स पेंशन देगी, इसलिए हमारी जो पेंशन है वो हमको खुद को पैसा इकट्ठा करके बनानी पड़ती है ताकि रिटायरमेंट में हमको एक रेगुलर पेंशन मिलती रहे। तो इसमें डिडक्शन कितना होता है, इसमें आपकी सैलरी का 12% डिडक्शन होगा, वो बेसिक प्लस डीए पर होगा, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो 12 प्लस 1%, 12% तो वो आपको एडिशनल देता है प्लस 1% इंश्योरेंस और एडमिन चार्जेस के अगेंस्ट देता है। तो इसको एग्जांपल से समझें, अगर मान लीजिए किसी की बेसिक प्लस डीए 10,000 है तो उसका 12% डिडक्ट होगा 1200 और उसको इन हैंड मिलेंगे 8800, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर है वो 10,000 के ऊपर एडिशनल 1300 रुपीज जमा करेगा पीएफ के पास, तो उसकी जो कॉस्ट टू कंपनी हो जाएगी वो हो जाएगी 11,300। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी कंपल्सरी डिडक्शन की लिमिट है वो 15,000 तक ही है, यानी मैक्सिमम 1800 रुपीज, लेकिन अगर आप और आपका एम्प्लॉयर चाहें तो इससे ज्यादा भी डिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ एक्ट, वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अगर इसको आप शॉर्ट में समझना चाहें तो ये कॉम्बिनेशन है दो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम का। एक है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, तो फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस, एंड आपके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जब भी आप जॉब पर हो तो। इसकी जो लिमिट रहती है वो 21,000 की सैलरी तक इसमें एम्प्लॉय कवर रहते हैं। इसमें डिडक्शन काफी कम रहता है विच इज 0.75% ऑफ योर वेजेस, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर एडिशनल कंट्रीब्यूट करता है विच इज 3.25% ऑफ वेजेस, तो ओवरऑल 4% ऑफ वेजेस ईएसआई में जाता है। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की वेज 10,000 है तो उसका 75 रुपीज तो डिडक्ट होगा, यानी उसको मिलेंगे 9,925, और 325 रुपीज एडिशनल एम्प्लॉयर जमा कराएगा। तो इसमें कॉस्ट टू कंपनी कितना हो गया, 10,000 प्लस 325 यानी 10,325। सिक्स्थ एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, बोनस एक्ट 1965। बोनस का नाम सुनते हमें खुशी आती है, अरे वाह बोनस मिला। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि सरकार ने स्टैट्यूटरी बोनस मैंडेट कर रखा है, यानी अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बोनस नहीं मिल रहा हो, बोनस देना कंपलसरी हो जाता है। तो बोनस कितना मिलता है, बोनस मिलता है आपकी वेज का 8.33%, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती कि 8.33% लोअर लिमिट है। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा मुनाफा कर रही है, तो ये 20% के हिसाब से देना होता है, लेकिन ज्यादातर कंपनी इसको 8.33% के हिसाब से आपके सीटीसी में लिखकर ऐड कर देती है, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सेवेंथ आ रहा है ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ग्रेचुइटी यानी आभार। अगर आप किसी कंपनी में अपना बहुत सारा समय देते हैं, बहुत सारे साल देते हैं, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप जॉब छोड़ के जाए तो आपको एज अ ग्रेचुइटी आभार कुछ पैसा दे, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर हैं वो ऐसे तो देंगे नहीं, तो इसके लिए सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा। तो ग्रेचुइटी एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको एवरी ईयर ऑफ वर्किंग के हिसाब से 15 दिन की ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 10 साल काम किया है तो 15 दिन एवरी ईयर के हिसाब से जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, यानी आपकी प्रमोशन वगैरह होके जो भी सैलरी लास्ट में आपकी बनी है, उसके आधार पर 15 दिन की सैलरी यानी टोटल मिला के 150 दिन की सैलरी आपको देनी होगी। तो अगर आप किसी कंपनी में लंबा टिके हैं तो आपको ग्रेचुइटी मिलने का पूरा पूरा हक है। फिर 8th और 9th पर हम दो एक्ट की बात करते हैं जो छोटे छोटे डिडक्शन है। 8th है हमारा प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। ये गवर्न होता है हमारे आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो डिडक्शन है ये ओवरऑल 2500 रुपीज तक हो सकता है पर एनम, लेकिन ये सारे स्टेट्स में नहीं है। अराउंड 15-16 स्टेट्स में एज ऑफ नाउ ये एप्लीकेबल है। तो हर महीने आप देखेंगे कि आपकी सैलरी से 200 रुपए के आसपास डिडक्शन होते हैं, वो होता है प्रोफेशनल टैक्स के अगेंस्ट। लेकिन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2500 रुपीज से ज्यादा आपका प्रोफेशनल टैक्स के अगेंस्ट डिडक्शन नहीं हो सकता। इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ये एक तरह से टैक्स है जो सरकार के पास चला जाता है। 9th हम लोग बात करेंगे लेबर वेलफेयर फंड की। तो लेबर वेलफेयर फंड ये भी अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, उसमें बहुत छोटा सा पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें महाराष्ट्र की, तो साल में 2 बार एज ए एम्प्लॉय आपका डिडक्ट होगा 6 रुपए और आपका एम्प्लॉयर एडिशनल 18 रुपए जमा कराएगा, यानी 48 रुपीज इस फंड में जमा होंगे। और इस फंड का उद्देश्य ये है कि जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड, उनके ट्रेवल के लिए, अगर किसी को तीर्थ यात्रा पर जाना है तो उसका भी बेनिफिट, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो इसका बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ये एक पैसा है, समझ लो सरकार को आपने अगेंस्ट चंदा दे दिया। और वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ बोनस एक्ट भी बताऊंगा, उससे पहले फाइनल और 10th एक्ट बता देता हूं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ये स्पेशली मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग आप में से
या तो आईटी कंपनीज में या ऑफिसेज में काम कर रहे होंगे, तो फैक्ट्रीज में आप लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बात नहीं करते हुए मैं बात करता हूँ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये गवर्न करता है कि आपको साल भर में भाई कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, सिक लीव कितनी मिलनी चाहिए, कैजुअल लीव कितनी मिलनी चाहिए, कौन कौन से दिन हॉलीडे होना चाहिए, ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर आती है। और ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग रहता है, तो हो सकता है कुछ स्टेट में केवल सिक लीव मिल रही हो सकता है कुछ स्टेट में केवल कैजुअल लीव मिल रही हो। ये सारी स्टेट के बारे में आपको देखना होगा कि आपके स्टेट का रूल क्या कहता है और आपका एम्प्लॉयर आपको उतनी लीव दे रहा है कि नहीं। तो ये हमारे 10 एक्ट हमने समराइज कर लिए। अब मैं आपको 2 बोनस एक्ट बताता हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। उसमें से पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये कब काम आता है? जब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है या फिर आपको जॉब पर रखा जाता है, तो ये एक्ट ये गवर्न करता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन कैसे रहेंगे। और इसमें ये भी पता चलता है कि किसी भी एम्प्लॉय को आप ऐसे ही फायर नहीं कर सकते, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कैसे किस एम्प्लॉय को रखना है, किस तरह से फायर करना है। अगर किसी एम्प्लॉय को हमको टर्मिनेट करना है, रेजिग्नेशन नहीं, टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेशन के समय एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन देना है, वो सारे रूल्स इस एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं। और एक एक्ट जो मुझे लगता है सारे इस देश के फीमेल एम्प्लॉयज को जान लेना चाहिए, वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये गवर्न करता है कि आपको मिनिमम 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव कंपनी को देनी होगी। अगर कंपनी में आपका ईएसआई ऑलरेडी कट रहा है तो पूरा पैसा आपका ईएसआई देगा, लेकिन मान लीजिए ईएसआई नहीं कट रहा है तो मैटरनिटी का पैसा आपके एम्प्लॉयर को देना होगा। 26 वीक्स की पेड लीव आपको मिलनी चाहिए। तो अब देखिए, आपने ये सारे एक्ट जाने, अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की बेसिक वेज है 10,000 और बाकी कुछ अलाउंसेस वगैरह नहीं, एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी? तो इस बेसिक वेज में से सबसे पहले उसका कट जाएगा 12% पीएफ, यानी 1200 रुपए पीएफ का गया। 75 रुपीज कट जाएगा ईएसआई का। 200 रुपए उसका कट सकता है अगर प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है तो प्रोफेशनल टैक्स। मान लीजिए लेबर वेलफेयर फंड उसका कट रहा है, तो कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ रुपए स्टेट्स में कम है, लेकिन 20-25 रुपए मान लीजिए उसका कट गया। तो जो 10,000 है उसका 1500 रुपए तो उसमें लगभग कट गए और उसको इन हैंड मिले 8500। लेकिन अब मजे की बात देखिए, जब कंपनी उसको ऑफर लेटर देती है तो उसमें और कई सारे खर्चे जोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल उसमें जोड़ती है 13% जो पीएफ का एडिशनल कंपनी को जमा कराना है, उसके अलावा 3.25% जो ईएसआई का कंपनी को एडिशनल जमा कराना है। कई बार कंपनी सीटीसी में बोनस भी ऐड कर देती है, विच इज 8.33%। कुछ कंपनी 20% के हिसाब से बोनस ऐड करती है, तो ये भी सीटीसी का हिस्सा बन जाता है। फिर ग्रेचुइटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मिनिमम 5 साल आप कंप्लीट करोगे तब मिलेगी, 1 साल में आपने कंपनी छोड़ दी तो मिलेगी नहीं, लेकिन कंपनी इसको भी सीटीसी में जोड़ देती है। 4-4.5% ग्रेचुइटी को भी सीटीसी में जोड़ दिया जाता है। और मजे की बात सुनिए, जो आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपको मिनिमम लीव मिलनी चाहिए साल की 12, 15, 20, जो भी आपके स्टेट के हिसाब से, उसकी भी कैलकुलेशन कंपनी कर देती है और 8-9% आपके लीव के अगेंस्ट भी सीटीसी में जोड़ दिया जाता है। तो आपकी सीटीसी बन जाती है करीब 13, 14, 15,000 रुपए। लेकिन जब आप देखते हो कि आपके घर में तो 8500 रुपीज ही आ रहे हैं, तो एकदम आप शॉक्ड मत होइएगा, आप समझिएगा कि ये क्या प्रैक्टिस है। तो इसीलिए जब भी आप कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने जाएं तो सबसे पहले कोशिश करिए सीटीसी पर बात नहीं करके रेट पर बात करिए कि सर मेरी रेट कितनी, आप वो बता दीजिए। जो भी सीटीसी है वो गवर्नमेंट के लॉज या कंप्लायंसेस के हिसाब से अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगी और उस पर जनरली आपको कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। बट मान लीजिए आपका पहला जॉब है, आप बहुत नर्वस हो और अभी आपके पास वो पावर नहीं है कि अपन ये सब बातें करें, तो आप एक थंब रूल समझिए। अगर आप लोअर लिमिट में, जैसे मान लीजिए 20, 25, 30,000 की सैलरी तक भी काम कर रहे हैं और आप एक डिसेंट साइज कंपनी जिसमें 10, 12, 15 एम्प्लॉइज हैं, जहां पर ये लगभग सारे एक्ट्स लगते हैं, तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने जाएं तब उसमें ध्यान रखिए कि जो भी आपको सीटीसी ऑफर की जा रही है, आपकी जो नेट घर पे आने वाली सैलरी है उसमें करीब 30 से 35% का डिफरेंस हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये कैलकुलेशन करिए बैक ऑफ द माइंड के, मान लीजिए आपको 1,80,000 रुपए का सीटीसी ऑफर किया गया साल का, तो आप ये बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखिए कि हो सकता है आपका सीटीसी 1,80,000 यानी महीने का 15,000 होना चाहिए, लेकिन आपको 15,000 मिलेगा नहीं। आपको लगभग 10, साढ़े 10,000 के आसपास ही नेट इन हैंड हो सकता है मिले, अगर सारे एक्ट अप्लाई हो रहे हैं तो ये थे मेरे 2 सेंट्स। होपफुली इसमें आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जय हिंद। तो ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज जो हर एम्प्लॉय को पता होने ही चाहिए। लेबर लॉ के अराउंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल पर जा सकते हैं, जहां मैंने ऐसे ही एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे और रीसेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर या फिनोलॉजी लीगल के ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।